दोस्तों आज के इस वीडियो हम मालवेयर डायग्नोस्टिक्स आईपीओ का यहाँ पे एक लिस्टिंग डे स्टडी जानेंगे कि लिस्टिंग डे पे क्या करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, कितने पे लिस्टिंग हो सकती है, जीएमपी क्या चल रहा है, सब कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए तो लिस्टिंग डेट 17 अगस्त को रखा गया है भैया, 17 अगस्त को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। आओ यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपनी का सेक्टर क्या है, ये सारी चीजें देखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर जो है इसमें करना क्या है। यहाँ पे आप देखो कंपनी का जो सेक्टर है ये डायग्नोस्टिक सेक्टर में कंपनी वर्क करती है, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में कंपनी का वर्क है। ये आईसीएमआर सर्टिफाइड है और डब्ल्यूएचओ एंडोर्स्ड वगैरह बहुत सारी चीजें इसके पास हैं, जो कि अच्छी चीज है, मतलब बढ़िया है भाई। कंपनी का सेक्टर काफी शानदार है। अब आपको भी पता है ये डायग्नोस्टिक सेक्टर, इसमें ग्रोथ रहेगा। हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, इसमें ग्रोथ रहेगा, क्यों नहीं भाई रहेगा। एनर्जी सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सब में ग्रोथ है भाई, ऑब्वियसली तगड़ा ग्रोथ है, तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो कंपनी का सेक्टर काफी शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का सेक्टर काफी शानदार है। वही हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपनी का ग्लोबल रीच है कि नहीं है, तो आप देखोगे 90 प्लस कंट्रीज में कंपनी का ग्लोबल रीच है। ठीक है, 80 प्लस मिलियन टेस्ट इसने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, 40 प्लस कंट्रीज एशिया की ही हैं। ठीक है, और 30 प्लस अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की हैं, 20 प्लस यूरोप की भी हैं, सेंट्रल एशिया की भी हैं, और 10 प्लस इन अमेरिका। तो कंपनी ग्लोबली का प्रेजेंस भी इसका है, जो कि अच्छी बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार है भाई, बहुत अच्छी चीज है। अब हम यहाँ पे फाइनेंशियल डिटेल देखते हैं, तो यहाँ पे हम मेनली 25 से 26 में क्या हुआ है उसको देखेंगे। आप यहाँ पे 24, 25, 26 सब डेटा पढ़ सकते हो, बट हम यहाँ पे 25 से 26 में क्या कुछ हुआ है उसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। तो अब रेवेन्यू देखो 25 से 26 में 41.56% से बढ़ा है, इबिटा 27.9% से बढ़ा है, प्रॉफिट की बात करें तो 18.44% से बढ़ा है, टोटल एसेट 47% के राउंड से बढ़ा है, नेटवर्थ 20% के राउंड से बढ़ा है, टोटल बोरो यहाँ पे बढ़ा 235%, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी अभी देखते हैं कि डेट वगैरह कितना है। ईपीएस भी बढ़ा है, जो कि शानदार है। तो ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि काफी शानदार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आरओई डाउन हुआ है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ डाउन हुआ है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डाउन हुआ है, तो ज्यादा नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है, ठीक है। आरओई की बात करें तो 16% के राउंड है, चलो ठीक है। आरओसी भी ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कम है भाई, 20% होता तो बेहतर रहता, बाकी चलो ठीक है। पेट मार्जिन ज्यादा है, बेहतर है। इबिडा मार्जिन काफी शानदार है, तो सारी चीजें यहाँ पे शानदार देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ आने के बाद प्रमोटर होल्डिंग 43% का रह जाएगा, जो कि ठीक है, 40% से ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो कंपनी का जो पैसा उठा रही है आईपीओ से, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी के लिए 125 करोड़ जाएगा। ठीक है, और मशीनरी फॉर गोवा एंड विशाखापट्टनम यूनिट के लिए 80 करोड़ जाने वाला है। ठीक है, तो ये सब इसका जो है ऑब्जेक्टिव रहने वाला है कंपनी, यानी ये इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव काफी क्लियर है, तगड़ा जो है ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहा है। पीयर्स कंपेरिजन की बात करते हैं तो पीयर्स में आप देखोगे यहाँ पे काफी कंपनियां लिस्टेड हैं। ईपीएस आप देखो सबसे ज्यादा ईपीएस किसका है, तो यहाँ पे आप सबसे ज्यादा ईपीएस पाएंगे पॉली मेडिक्योर का है। पी की बात करें कि सबसे सस्ता कौन मिल रहा है, तो सबसे सस्ता भी ये पॉली मेडिक्योर ही मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देखोगे सबसे ज्यादा इसी का देखने मिल रहा है, 20% डॉक्टर पैथ लैब्स का मिल रहा है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो सबसे ज्यादा नेट एसेट वैल्यू पॉली मेडिक्योर का देखने मिल रहा है, तो नंबर 1 पे पॉली मेडिक्योर रहेगा। रीजन क्या है, ईपीएस शानदार है, नेट एसेट वैल्यू शानदार है, तो कहीं कहीं ना कहीं कंपनी जो है ठीक है, मतलब अपने पूरे पीयर्स में कहीं ना कहीं सबसे आगे निकलने देखने को मिल रही है। दूसरे नंबर की बात करें तो विजय डायग्नोस्टिक दूसरे नंबर पे रहेगा। रीजन क्या है, इसका रीजन सिंपल से क्या है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका सेकंड नंबर पे है, साथ ही साथ इसका जो है नेट एसेट वैल्यू ठीक ठाक है, ईपीएस वगैरह ठीक ठाक है, इसलिए सेकंड नंबर पे ये रहेगा। थर्ड पे अपना आईपीओ आ जाएगा मॉलबियो डायग्नोस्टिक्स, सिंपल सा बात है भाई, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका शानदार है, पी वगैरह ठीक ठाक है, अपने पीयर्स के मुकाबले ही पी वगैरह चल रहा है, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा। हमको यही देखना होता है कंपनी किस नंबर पे आ रही है, तो अपना आईपीओ थर्ड नंबर पे आ रहा है, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब टॉप 3 में तो आ ही रहा है भाई। आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं है, ऑब्वियसली आईपीओ का प्राइस फेयर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्राइस फेयर रहता है तो आप मतलब ठीक रहता है, लॉन्ग टर्म में भी यदि आप इसको होल्ड करते हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। हाँ, डिपेंड करता है कि लिस्टिंग कम हो, कम लिस्टिंग होती है तो लॉन्ग टर्म के लिए रख लो तो दिक्कत ज्यादा नहीं होता है। बाकी एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो एंकर बुक की रेटिंग काफी शानदार है, 9.8 की रेटिंग है, काफी शानदार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेटिंग है भाई, मतलब बहुत बड़े बड़े यहाँ पे एंकर पैसा लगा के बैठे हैं। हम बात कर लेते हैं फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं, ऑब्वियसली फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, जो कि अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जीएमपी कितना चल रहा है, तो जीएमपी 156 का चल रहा है, करीब 19% का यहाँ पे जीएमपी देखने मिल रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है। अब हम समझ लेते हैं कि भाई एक्सपेक्टेड लिस्टिंग कितना हो सकता है, लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है। लिस्टिंग की बात करें तो इसकी लिस्टिंग जहां तक मुझे लगता है कि 20% प्लस लिस्टिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है, 20% से ऊपर की लिस्टिंग हो सकती है, 20 से 25% के बीच यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। कितने पे लिस्ट हो सकता है, तो जहां तक मुझे लगता है 975 के अराउंड लिस्टिंग देखने को मिल सकता है, 975 या 980 के अराउंड तक लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। इससे ऊपर लिस्टिंग हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मेरा मानना है कि 975 के अराउंड ऐसे कुछ आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगा।
5-10 रुपए ऊपर नीचे मिलेगा, क्योंकि अब आईपीओ का साइज मतलब इसका आईपीओ प्राइस बड़ा है, तो इसमें 10-15 रुपए ऊपर नीचे हो जाएगा, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी इतना मान के चलो कि 975 प्लस माइनस 10-15 रुपए हो सकता है, तो 975 के अराउंड ही आपको लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। ये चीज हो गया कि कितनी लिस्टिंग हो सकती है, कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इसमें होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है। तो देखो भाई, इसमें जो है कंपनी सेक्टर वाइज इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही बढ़िया है, और इसका आप एंकर बुक देखोगे वो भी शानदार है, सब कुछ शानदार है। तो कहीं न कहीं आप इसमें होल्ड का व्यू बना सकते हो, ठीक है? होल्ड का व्यू बना सकते हो, लेकिन याद रहे, आपको एक चीज़ याद रखना है, यदि इसकी लिस्टिंग मान लो भी 20% से ऊपर हो जाती है, 20-25% से ऊपर लिस्टिंग हो जाती है, तो भाई इतना ज़्यादा लिस्टिंग होने के बाद जो है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा आ सकता है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो लिस्टिंग के बाद कुछ दिन इसमें गिरावट देखने को मिल सकता है। यदि आप कुछ दिन लिस्टिंग के बाद कुछ दिन गिरावट झेलने के लिए तैयार हो, तो भाई होल्ड के लिए सोच सकते हो। लेकिन यदि आप इस तरह के हो कि 1-2 दिन जैसे ही गिरावट करता है, तुरंत आपका दिमाग खराब हो जाता है, अरे यार, अब क्या होगा, अब क्या होगा? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप 6 महीने, साल भर या 5 साल इस तरह होल्ड नहीं कर सकते हो, तो फिर आई थिंक आपके लिए होल्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो भी लिस्टिंग गेन मिल रहा है, उसको लेके जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। या फिर आपको मीडियम रिस्क लेना है, तो 50% शेयर, आपके पास जितना भी 50% शेयर है, उसको सेल कर सकते हो, बचा हुआ 50% होल्ड कर सकते हो। ऐसा भी आप काम कर सकते हो। बात करें फ्रेश एंट्री की, तो डायरेक्ट फ्रेश एंट्री का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि हायर प्राइस पे लिस्टिंग हो सकती है, तो डायरेक्ट फ्रेश एंट्री का कोई मतलब नहीं है। बाकी यदि हाँ, आप 5 साल, 10 साल इस तरह जो है रिस्क लेके होल्ड करना चाहते हो, तब आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो भाई। 5-10 साल के लिए यदि आप सोच रहे हो, तब फिर यहाँ पे फ्रेश एंट्री डायरेक्ट सोच सकते हो। वरना मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई कि लिस्टिंग के बाद किसी भी स्टॉक को, कोई भी आईपीओ रहे, उसको 1 महीने ट्रेड करने दो, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। ऐसा नहीं होता कि लिस्टिंग के बाद ऊपर भागना शुरू कर गया तो वो नीचे नहीं आएगा। अभी आप देखोगे, ग्रो लगातार ऊपर गया था, लेकिन 192 को टैप करने के बाद गिरा था। गिरने के बाद एक जोन था 146 को, उसको टैप करके अपसाइड गया था। तो मैंने गुरु के दिन भी बताया था कि इसमें अभी एंट्री करने कोई मतलब नहीं बनता, एक आध महीने ट्रेड करने दो, यहाँ पे नई एंट्री हमको मिल जाएगी। तो हमको 146 वाली एंट्री मिली थी, और उसने जो है शानदार जो है परफॉर्मेंस भी दिया। तो एंट्री मिलती रहती है भाई, हमेशा यहाँ पे टारगेट बुक होता रहता है, टारगेट बुक होता रहता है, और यहाँ पे एंट्री नई नई होती रहती है, तो एंट्री आराम से हो जाती है। तो एंट्री के लिए मैं तो यही कहूंगा कि आप एक आध महीने भैया ट्रेड करने दो, उसके बाद एंट्री के बारे में सोचो तो ज्यादा बेहतर है। बाकी आपकी मर्जी भैया, आपका पैसा, आपका रिस्क, अपने अकॉर्डिंग जो भी करना है कर लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।